गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट थर्ड में हमने लास्ट में सोडियम पोटेशियम पंप का हमने अध्ययन कर लिया था। सोडियम पोटेशियम पंप हमारे शरीर के दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है, जिसमें आपके पास में Na+ और K+ आयनों का ट्रांसफ़र है वो चलता रहता है, स्थानांतरण चलता रहता है। हमारे शरीर में Na+ आयनों की संख्या बढ़ने पर आयनों की संख्या बढ़ने पर हमने देखा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि आपके पास में ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है, हाइपरटेंशन रोग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आपके पास में डॉक्टर हाई ब्लड प्रेशर होने पर नमक के सेवन के लिए मना करता है। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो है साइटोक्रोम C। नेक्स्ट टॉपिक है साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C जिन जीवों के अंदर O2 की आवश्यकता होती है, यानी कि जिन जीवों में O2 को ग्रहण करने की क्षमता होती है, उनमें साइटोक्रोम C पाया जाता है। साइटोक्रोम C 3 प्रकार का होता है, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C। सबसे आपके पास में सबसे जो ज्ञात स्ट्रक्चर है वो साइटोक्रोम C है। साइटोक्रोम C में भी आपके पास में सेंटर में आपके पास में Fe आयन पाया जाता है, जो आपके पास में केंद्रीय आपके पास में सेंट्रल मेटल आयन है। इसमें आपके पास में क्या होता है, Fe होता है। ये भी आपके पास में एक प्रकार की हीम प्रोटीन होती है। ठीक है, यानी साइटोक्रोम C में आपके पास में क्या होता है, हीम प्रोटीन होता है। यह भी इलेक्ट्रॉन के वाहक की भांति कार्य करता है। इसमें Fe+2 आयन Fe+3 आयन के मध्य स्थानांतरित होता रहता है, यानी आपके पास में Fe+2 से Fe+3 आयन में स्थानांतरित होता रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वाहक की भांति भी कार्य करता है। यह क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ये इनके पास में साइटोक्रोम C है, ये क्लोरोप्लास्ट जो लवक है उसके साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसको लिख के समझते हैं। जिन जीवों में O2 की आवश्यकता होती है, जिन जीवों में O2 की आवश्यकता होती है, O2 की आवश्यकता होती है, उनमें साइटोक्रोम C पाया जाता है। साइटोक्रोम C पाया जाता है। साइटोक्रोम नेक्स्ट आपके पास में है, साइटोक्रोम को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C, ठीक है। साइटोक्रोम C अब तक ज्ञात साइटोक्रोम ज्ञात संरचना साइटोक्रोम C की है। यहाँ तक आपके पास में साइटोक्रोम C की संरचना आपके पास में क्या है, ज्ञात है। यह भी एक हीम प्रोटीन होता है। यह भी एक हीम प्रोटीन होता है। यह भी एक क्या होता है, आपके पास में हीम प्रोटीन होता है। यह इलेक्ट्रॉन वाहक की भांति कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वाहक की भांति कार्य करता है। ठीक है, इसमें आपके पास में यह आयरन Fe+2 से Fe+3 आयन में परिवर्तित करता है। इसमें आयरन
Fe+2 से Fe+3 ऑक्सीकरण अवस्था के मध्य ऑक्सीकरण अवस्था के मध्य परिवर्तित करता है तथा इलेक्ट्रॉन वाहक की भांति कार्य करता है। यानी के पास में जो केंद्रीय परमाणु के पास में हीम है वो Fe+2 से Fe+3 आयन में आपके पास में क्या होता है, चेंज होता रहता है। साइटोक्रोम सी में भी आयरन Fe की समन्वय संख्या 6 होती है। यह क्लोरोप्लास्ट में ही नहीं, यह माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। यानी क्लोरोप्लास्ट में ही नहीं, यह माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण व श्वसन क्रिया में एवं श्वसन क्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। ये सभी आपके पास में साइटोक्रोम सी के गुणधर्म हैं कि आपके पास में जिन जीवों में O2 की आवश्यकता होती है, यानी जे जीव श्वसन क्रिया के अंदर O2 गैस को ग्रहण करते हैं, वे जीव तो श्वसन क्रिया में O2 गैस को ग्रहण करते हैं, उनमें साइटोक्रोम सी पाया जाता है। साइटोक्रोम सी को 3 भागों में बांटा गया है, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी। इन तीनों में आपके पास में जो साइटोक्रोम सी है उसकी संरचना अब तक ज्ञात है। हम जो संरचना देखेंगे, जो संरचना हम बनाएंगे साइटोक्रोम की, वो कौन सी होगी, साइटोक्रोम सी। यानी आपके पास में अब तक साइटोक्रोम सी की संरचना ही ज्ञात है। यह भी एक हीम प्रोटीन होता है। जैसे आपके पास में हीमोग्लोबिन में हीम प्रोटीन होती है, वैसे आपके पास में इसमें आपके पास में क्या होता है, हीम प्रोटीन होता है। साइटोक्रोम सी का कार्य क्या है, यह इलेक्ट्रॉन वाहक की भांति कार्य करता है। इसमें आयरन को Fe+2 से Fe+3 ऑक्सीकरण अवस्था के मध्य परिवर्तित करता है। ठीक है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन वाहक की भांति कार्य करता है। जो आपके पास में आयरन है वो आपके पास में Fe+2 से Fe+3 में चेंज होता रहता है। साइटोक्रोम सी में भी Fe की समन्वय संख्या 6 होती है। जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, इन दोनों में भी केंद्रीय परमाणु सेंट्रल मेटल आयन आपके पास में Fe होता है, उनमें भी उनकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। यानी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में भी आयरन की समन्वय संख्या 6 होती है। उसी के अकॉर्डिंग आपके पास में साइटोक्रोम सी में भी Fe की समन्वय संख्या 6 होती है। यह क्लोरोप्लास्ट में ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। यानी आपके पास में यह हरित लवक में ही नहीं होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया में इसकी मुख्य भूमिका होती है। और साइटोक्रोम सी उन्हीं जीवों में पाया जाएगा जो आपके पास में श्वसन क्रिया में O2 को ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे के पास में है साइटोक्रोम सी की संरचना। साइटोक्रोम सी की संरचना बनाने के लिए वही हमारे पास में क्या होनी चाहिए, साइटोक्रोम सी की संरचना बनाने के लिए वही हमारे पास में 4 पायरीन संरचना होनी चाहिए, यानी 4 पायरोल वलय होनी चाहिए। 4 पायरोल वलय बनाएंगे सबसे पहले हम, फिर उन वलय को अपन किसे जोड़ देंगे, आपके पास में मैथीन से ऐड कर देंगे 4 पायरीन वलय को। तो सबसे पहले हम 4 पायरीन वलय बना लेते हैं।
ये आपके पास में एक 4 पायरीन वलय हो गई। ये आपके पास में दूसरी 4 पायरीन वलय हो गई। ये आपके पास में दूसरी 4 पायरीन वलय हो गई। ये तीसरी, और ये चौथी आपके पास में 4 पायरीन वलय हो गई। और ये सभी आपके पास में जो 4 पायरीन वलय हैं इनमें सभी में आपके पास में क्या होता है, यहाँ आपके पास में ये सभी आपके पास में मैथीन के द्वारा क्या होती हैं, ऐड होती हैं। मैथीन के द्वारा आपके पास में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास में हम बॉन्ड लगा लेंगे एकांतर क्रम में। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ सभी में आपके पास में क्या होगा, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, और बीच में हम लगा लेंगे Fe। ठीक है, इसकी भी यहाँ पे समन्वय संख्या है, वो कितनी होती है, 6 होती है। और यहाँ पे हम लगाएंगे CH3, यहाँ पे CH3। ठीक है, इस वाले में आपके पास में यहाँ पे लगाएंगे आपके पास में सल्फ़र, और यहाँ पे हम लगा देंगे CH3। और इस CH3 के साथ में हम यहाँ जोड़ना है सल्फ़र, और इन दोनों को मिला के यहाँ पे बीच में लिखना है मेरे को प्रोटीन। ठीक है, नीचे वाला के पास में ये वाले हैं, इसको भी आपके पास में CH3 से ऐड कर देंगे। CH3, ये आपके पास में CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O-, और सेम आपके पास में ऐसे भी यहीं पे जोड़ देंगे। यहाँ पे आपके पास में CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O-। यहाँ पे पास में साइटोक्रोम C की संरचना है। ये साइटोक्रोम C की संरचना, साइटोक्रोम C की संरचना। इसको हम यहाँ नहीं लगा के इसको यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। इसको यहाँ लगा देंगे तो आपके पास में ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, और फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ। ठीक है, साइटोक्रोम सी की संरचना, साइटोक्रोम सी की संरचना अब तक सभी से ज्ञात, जो भी आपके पास में साइटोक्रोम है उसमें साइटोक्रोम सी की संरचना सबसे ज्ञात संरचना है। इस संरचना में आपके पास में जो केंद्रीय परमाणु
केंद्र में आपके पास में क्या होता है, Fe होता है। Fe आपके पास में समन्वय संख्या आपके पास में इसकी भी 6 होती है। ये भी आपके पास में एक हीम प्रोटीन है। कैसा आपके पास में हीम प्रोटीन है। इसमें आपके पास में 4 पाइरोल वलय यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये आपके पास में 4 पाइरोल वलय यहाँ पे आपके पास में क्या है, प्रेजेंट है। इस 4 पाइरोल वलय को आपस में जोड़ने के लिए आपके पास में मैथिन ग्रुप आपके पास में ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 मैथिन ग्रुप है, ठीक है। फिर आपके पास में यहाँ पे आपके पास में CH3 फिर आपके पास में इससे आपके पास में एक सल्फर, और सल्फर को ऐड किससे ऐड कर देते हैं, प्रोटीन से ऐड कर देते हैं। फिर आपके पास में ये वाले आपके पास में CH3, आपके पास में प्रोपिनेट जोड़ देंगे, ठीक है। ये आपके पास में साइटोक्रोम C की संरचना है, इसको बना लो आप, साइटोक्रोम C। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में आएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन फिक्सेशन, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है आपके पास में, नाइट्रोजन होती है। यानी पास में 78% आपके पास में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उस नाइट्रोजन गैस को पेड़ पौधे सीधे उपयोग में नहीं ले सकते, यानी पेड़ पौधे आपके पास में सीधे नाइट्रोजन गैस को काम में नहीं लेते हैं, वो अमोनिया के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में परिवर्तित करने के लिए जो चक्कर काम में लेते हैं उसे कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। यानी कि आपके पास में प्रकृति में बहुत सारी आपके पास में 78% N2 गैस है, लेकिन ये पौधों के जो पेड़ पौधे हैं उनके भोजन में आपके पास में सीधे उपयोग में नहीं आती हैं, ठीक है। इसका यौगिक आपके पास में अमोनिया के रूप में पेड़ पौधे से ग्रहण करते हैं। तो आपके पास में N2 को, नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। यानी पेड़ पौधे पादप सीधे N2 गैस को ग्रहण नहीं करते हैं, ये आपके पास में अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। N2 गैस को NH3 गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यानी कि आपके पास में पेड़ पौधे सीधे नाइट्रोजन गैस को, N2 गैस को ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। अब N2 गैस को सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो आपके पास में वो अमोनिया के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। तो N2 गैस को अमोनिया के रूप में जो परिवर्तित करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। वायुमंडल में N2 का जो स्थिरीकरण है वो 2 प्रकार से होता है। यानी वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण 2 प्रकार से होता है, स्थिरीकरण 2 प्रकार से होता है। पहला आपके पास में है औद्योगिक, यानी आपके पास में उद्योग के रूप में आपके पास में किस प्रकार आपके पास में बड़े पैमाने पे। दूसरा आपके पास में है जैविक,
जैविक स्थिरीकरण। आपके पास में N2 को अमोनिया में जो चेंज करने की प्रोसेस है उसे कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और वायुमंडलीय N2 गैस है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस आपके पास में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस जलने में सहायक नहीं होती है, तो आपके पास में N2 गैस है वो जलाने में सहायक नहीं होती है। ठीक है, O2 गैस स्वयं जलती नहीं है लेकिन जलाने में क्या होती है, सहायक होती है। कहीं भी आग लग रही है वहाँ पे आप O2 गैस को वहाँ पे छोड़ देंगे तो आपके पास में गैस वहाँ पे जो आग है वो अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपके पास में N2 गैस है वो आपके पास में इसमें भाग नहीं लेती हैं। और वायुमंडल जो N2 गैस है इसको पेड़ पौधे सीधे भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपके पास में जो N2 को अमोनिया गैस में जो चेंज करने की प्रोसेस है उसे कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब आपके पास में उद्योगों के अंदर आपके पास में हैबर विधि के द्वारा आपके पास में अमोनिया गैस का निर्माण किया जाता है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, इसमें आपके पास में क्या लेते हैं अपन, N2 गैस लेते हैं और आपके पास में 3H2 गैस लेते हैं, हाई टेम्परेचर लेते हैं, हाई प्रेशर लेते हैं और आपके पास में Fe और MO आपके पास में उत्प्रेरक वर्धक और विस्क लेते हैं, FeMO लेते हैं और आपके पास में हाई टेम्परेचर 725 से 755 केल्विन टेम्परेचर होता है और जो प्रेशर होता है वो होता है आपके पास में 100 से 1000 ATM प्रेशर होता है, जिससे आपके पास में N2 गैस NH3 गैस में यानी कि अमोनिया गैस में इसका निर्माण होता है। यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में या बड़े पैमाने के ऊपर अमोनिया गैस का निर्माण के लिए अमोनिया निर्माण की हैबर विधि काम में लेते हैं, जिसमें N2 और 3H2 गैस को हाई प्रेशर यानी आपके पास में 1000 ATM प्रेशर के ऊपर आपके पास में प्रेशर लगाया जाता है और आपके पास में टेम्परेचर है वो लगभग आपके पास में 725 से 755 के बीच से होता है। उसमें आपके पास में N2 और 3H2 संयोग करके और अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे यानी पास में जो अमोनिया गैस है इस अमोनिया गैस को बड़े पैमाने पे आपके पास में अमोनिया की हैबर विधि के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, दूसरी आपके पास में है बर्कलैंड-आइड विधि, इसको नोट करो। फिर दूसरी आपके पास में है बर्कलैंड-आइड विधि। इस विधि में वायुमंडल में उपस्थित O2 व N2 विद्युत आर्क के संपर्क में लाने पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो देखो आपके पास में कैसे होता है नेक्स्ट प्रोसेस। दूसरी विधि आपके पास में है बर्कलैंड विधि, बर्कलैंड-आइड विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस विधि में वायुमंडल में उपस्थित O2 व N2 को विद्युत आर्क लगाकर परस्पर NO के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। इस विधि में वायुमंडलीय O2 एवं N2 गैस में विद्युत आर्क लगाकर इन्हें नाइट्रिक ऑक्साइड NO इन्हें नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, यानी पास सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, NO बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाएंगे, N2 और O2, N2 प्लस O2 विद्युत आर्क और आपके पास में 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। वापस आपके पास में जो आपके पास में 2NO है इसकी अभिक्रिया वापस O2 से करते हैं। ठंडा होने पर पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया O2 के साथ
की जाती है, O2 के साथ में की जाती है, और उसके पास में NO2 का निर्माण होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया वापस O2 व जल के साथ में की जाती है। NO2 की अभिक्रिया आपके पास में सेकंड और थर्ड स्टेप में NO2 की अभिक्रिया पुनः O2 एवं जल के साथ H2O के साथ की जाती है तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण होता है। HNO3 का निर्माण होता है, यानी NO2 O2 और जल मिलकर आपके पास क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। 4NO2 प्लस O2 प्लस H2O और आपके पास में क्या बनेगा, HNO3 बढ़ जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन के पास में 8, 2 10 2 12, 4 3 12, नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, इसको नोट करो। दूसरी आपके पास में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण की दूसरी विधि आपके पास में है बर्कलाइन आइड विधि है। इस विधि में वायुमंडलीय O2 और जो N2 गैस है उसमें वैद्युत आर्क लगाकर स्पार्क करके आपके पास में N2O2 को क्रिया करवा के और आपके पास में 2NO में चेंज किया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। ठंडा होने पर इसको आपके पास में ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने पर वापस आपके पास में NO की भी क्रिया वापस किससे करते हैं, O2 से करते हैं। आपके पास में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की अभिक्रिया O2 और जल के साथ में की जाती है तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। और नाइट्रिक अम्ल को, जो नाइट्रिक अम्ल है, इसका उपयोग पेड़ पौधे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अभिक्रिया है ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि, और ओस्टवाल्ड के पास में क्या होगा, देखो ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड विधि। तीसरी विधि आपके पास में है ओस्टवाल्ड विधि। इस विधि में आपके पास में सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया जाता है और वो नाइट्रिक अम्ल सर्वप्रथम नाइट्रिक ऑक्साइड से बर्कलैंड विधि द्वारा HNO3 का निर्माण किया जाता है। HNO3 का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले आपके पास में जो NO है उसके आपके पास में सबसे पहले HNO3 बनाएंगे, कौन सी विधि से, बर्कलैंड विधि के द्वारा। ठीक है, फिर आपके पास में अमोनिया की अभिक्रिया O2 से करने पर आपके पास में NO प्राप्त होता है। और फिर आपके पास में 4NH3 प्लस O2, यानी के पास में जो अमोनिया है उस अमोनिया से वापस हम क्या बना सकते हैं, NO बना सकते हैं, 4NO प्लस 6H2। ठीक है, यानी अमोनिया की अभिक्रिया हम O2 से करते हैं तो आपके पास में 4NO बन जाता है। अगर आपके पास में बर्कलैंड विधि है उसमें आपके पास में NO के द्वारा नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास में इसकी विधियाँ थी, आपके पास में 3 विधियाँ थी, ओस्टवाल्ड विधि, बर्कलैंड आइड विधि और आपके पास में अमोनिया की हैबर निर्माण विधि। ठीक है, इन तीनों प्रोसेस से आप नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। कल हमें आपके पास में जो नाइट्रोजन चक्कर है वो बनाएंगे। नाइट्रोजन चक्कर आपके पास में किस प्रकार उपयोगी होता है, जो नाइट्रोजन चक्र है वो किस प्रकार उपयोगी होता है, वो किस प्रकार कार्य करता है, उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप जो आपके पास में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्यों होता है,
आपके पास में पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे हैं वो वायुमंडलीय N2 को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। अब सीधे ग्रहण नहीं करेंगे तो आपके पास में N2 का यौगिक बनाना पड़ेगा। N2 का यौगिक बनाने के लिए अमोनिया नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए आपके पास में अमोनिया की हैबर विधि, ब्रकलैंड आइड विधि और ओस्टवाल विधि के द्वारा आपके पास इनके यौगिक बना के और फिर पेड़ पौधे इसको यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है आपके पास में जैविक क्षेत्र बना रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र में, दोनों के लिए आपके पास में क्या है, अलग अलग विधि है। ठीक है, बाकी पास में जो नाइट्रोजन चक्र है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।